लास्ट क्लास में हमने वेव फ्रंट्स की बात की थी कि वेव फ्रंट्स undergoes reflection and refraction. It follows the laws of reflection, that is angle of incidence is equal to angle of reflection, and in refraction it follows Snell's law, that is mu is equal to sin I upon sin R. तो हमने ये चीजें प्रूव की थी और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। अब हमने ये देखा है लास्ट चैप्टर के अंदर रे ऑप्टिक्स के अंदर कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी कॉन्वेक्स लेंस में से पास होती है तो वो कन्वर्ज होती है कहाँ पर? फोकस पर। ठीक है, इसी प्रकार से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब किसी कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कन्वर्ज होती है फोकस पर। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स सरफेस पे टकराती है तो उसके बाद वो डाइवर्ज होती है, डाइवर्जेंस होती है उसके अंदर। ठीक है, और इसी प्रकार से जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी प्रिज्म में से पास हो रही होती है तो निकलने के बाद वो डाइवर्ज होती है, फैलती है। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा ये सब देखेंगे कि ये सब किस प्रकार से क्या वेव फ्रंट्स भी फॉलो करते हैं ये वाली सारी चीजें। ठीक है, तो ये हम अभी इसको अभी ऑब्जर्व करेंगे। वेव फ्रंट्स रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है इट रिप्रेजेंट्स प्लेनर वेव फ्रंट्स, क्योंकि बहुत जब सोर्स दूर होता है वहां से पैरेलल लाइट्स आती हैं, पैरेलल रेज आती हैं, तो वो एक प्लेनर वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक कॉन्केव सरफेस है, बड़ा बना लेते हैं इसको, और यहाँ से पैरेलल रेज आ रही है, मतलब ये पैरेलल वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ये वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, इसको टकरा के ये किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करेंगे हम ये चीज देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रेवल करते करते व्हेन दे विल रीच दी सरफेस, तो क्या होगा, जो वेव फ्रंट का हिस्सा सरफेस को पहले टकराएगा वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और जो बाद में टकराएगा वो बाद में रिफ्लेक्ट होगा। तो अब ये सिरा पहले टकराएगा, ये भी पहले टकराएगा, तो टकराने के बाद ये वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए वेव फ्रंट यहाँ पर आ गया, तो जो पोर्शन ऊपर का टकरा है वो यहाँ से रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होके कैसे आएगा, रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे वापस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ये वेव फ्रंट और आगे जा रहा है, मान लो यहाँ पहुंच गया, तो रिफ्लेक्टेड पार्ट कैसा दिखेगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऐसा दिखेगा। ठीक है, और फिर जब ये और यहाँ पे आ गया, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऐसे दिखेगा, और फाइनली ये कैसे दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। तो ये कन्वर्ज हो रहा है, और कन्वर्ज होते होते इट विल कम टू ए पॉइंट, इट विल कम टू ए पॉइंट। तो वेव फ्रंट कन्वर्ज होगा, और फिर यह कन्वर्ज के बाद जब आगे निकलेगा ये वापस डाइवर्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वी सी दैट द convergence is followed by the wave fronts after the reflection from a concave surface. कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स होता तो कैसे दिखता है ये, मान लो सरफेस ऐसे होता। ठीक है, तो फिर डाइवर्जेंस होना चाहिए था, तो जो वेव फ्रंट का हिस्सा इस आके टकराएगा वो पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान ली वेव फ्रंट यहाँ पहुंच गई, ये बीच का पोर्शन तो टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए इसको, तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर आगे आना शुरू हो गया, और ये वाला पोर्शन अभी आगे जा ही रहा है, इट इज स्टिल मूविंग ऑनवर्ड्स। ठीक है, और जब ये पूरा यहाँ तक पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा, इट विल लुक लाइक दिस, और उसके बाद फिर डाइवर्जेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा वेव फ्रंट फिर उसके बाद फैलता चला जा रहा है। ठीक है, दिस विल हैपन टू दी वेव फ्रंट्स व्हेन दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स सरफेस। नाउ लेट्स गो टू रिफ्रैक्शन। लेंस में से कैसे होता है, ठीक है, प्रिज्म में से कैसे होता है, दोनों चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल, ये एक एक दो दो नंबर में आते हैं। ड्रॉ दी रे डायग्राम और ड्रॉ दी डायग्राम showing the reflection of wave fronts by a concave mirror or convex mirror.
ठीक है, तो ये चीज आपको बना के दिखानी है इसकी। वेव फ्रंट रिफ्रैक्शन, मान लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस। पैरेलल बीम से मतलब हो गया प्लेनर जो वेव फ्रंट्स हैं वो अप्रोच कर रहे हैं। एक मोटा बना लेते हैं लेंस ताकि हम फिनोमेना दिखा पाए। मान लो वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेनर वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है। जब इसको स्ट्राइक करेगा इधर आ जाइए, तो इसके बीच का जो वेव फ्रंट है वो तो लेंस के अंदर एंटर कर चुका है, ये मतलब हुआ। हाँ बेटा, और लेंस कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, इसलिए वेव फ्रंट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में क्या होगी, कम होगी। तो मतलब ये वाला वेव फ्रंट तो आगे चल रहा है, अंदर वाला वेव फ्रंट थोड़ा पीछे होके चल रहा है, स्लो चल रहा है क्योंकि, ठीक है। तो अंदर वाला वेव फ्रंट किस प्रकार से शेप लेगा, वो इस प्रकार से शेप लेगा, पीछे हो जाएगा। अब ये वेव फ्रंट पूरे अंदर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर क्या होगा इसके साथ, ये वाली शेप होगी इसकी। फिर जब ये वेव फ्रंट बाहर आना शुरू करेगा तो वेव फ्रंट का जो पोर्शन रेयर मीडियम में आ जाएगा उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, फिर वो फास्ट चलने लगेगा, ठीक है। मान लो ये वेव फ्रंट यहाँ आ गया, अब जो वेव फ्रंट का पोर्शन बाहर आ गया, लेंस वेव फ्रंट का जो पोर्शन वो किस प्रकार से बिहेव कर रहा होगा, वो थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा क्योंकि वो फास्ट हो गया है, बाहर आके वो फास्ट चल रहा है इसलिए वो थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा। अब जैसे जैसे वेव फ्रंट बाहर आता जा रहा है बेंड होता जा रहा है, और ये इसका शेप फाइनली वाला शेप मिल जाएगा। तो ये जो मुड़ा हुआ वेव फ्रंट है ये इस चीज को शो कर रहा है कि कोई भी प्लेनर वेव फ्रंट जब किसी कॉन्वेक्स लेंस में से पास होता है, ठीक है, तो वो इस प्रकार से बेंड हो जाता है कि वो कन्वर्ज हो जाए, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए। तो अगर ये फोकल पॉइंट यहाँ पर है तो कन्वर्ज होता होता ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है, और फिर पलट के वापस डाइवर्ज शुरू हो जाए। सो दिस फिनोमेना शोज दैट वेव फ्रंट आफ्टर पासिंग थ्रू द convex lens they converge to the focal point, ठीक है। ये चीज समझ में आई। इसका अपोजिट आप कॉन्केव लेंस में से दिखा सकते हो कि वहां पे डाइवर्जेंस हो रही है, ठीक है, क्योंकि बीच वाला पोर्शन पहले बाहर आएगा तो वो तेज चलेगा, ठीक है, तो उसमें बल जाएगा, बल जाने की वजह से डाइवर्जेंस हो जाएगा। समझ में आया, बनाओ, कोशिश करो बनाने की बेटा। कॉन्वेक्स लेंस में से वेव फ्रंट पास करके दिखाओ कि इसमें डाइवर्जेंस हो रहा है, जो प्लेनर वेव फ्रंट आ रहा है। अब जब जो पार्ट इस वेव फ्रंट का लेंस के अंदर चला गया वो स्लो हो जाएगा, वेव फ्रंट का जो पार्ट लेंस के अंदर चला गया वो स्लो हो जाएगा, और स्लो होने की वजह से वो लैग करेगा, पीछे की तरफ आएगा क्योंकि वो स्लो चल रहा है। अब ये जैसे जैसे अंदर जाएगा तो ये वाली शेप ले लेगा। अब यहाँ से बाहर आना शुरू हुआ, बीच में से जब ये वेव फ्रंट का पार्ट बाहर आएगा तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी क्योंकि रेयर मीडियम में, ठीक है। अभी ये मान लो इधर आया तो ये थोड़ा सा और बल्ज होके आएगा क्योंकि इसकी स्पीड तेज होगी, इस मीडियम में इट इज मूविंग फास्टर, ठीक है, और बाहर आते आते और फिर ये ऐसे कंटिन्यू कर जाएगा। सो दैट शोज डाइवर्जेंस एज दे पास थ्रू ए डबल कॉन्केव लेंस, ठीक है। बेसिक आइडिया समझ में आया, हाउ वेव फ्रंट्स आर बिहेविंग थ्रू रिफ्रैक्टिव मीडियम, ठीक है। प्रिज्म में से और देख लेते हैं, ठीक है। प्रिज्म कैसे ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ ट्रायंगल। अब इसमें प्लेनर वेव फ्रंट भेजते हैं, इसमें ये प्लेनर वेव फ्रंट आ रहे हैं। अब ये वेव फ्रंट ये वाला पोर्शन जो इस डेंसर मीडियम में चला गया क्या होगा, स्लो चलेगा, स्लो होता जा रहा है, तो स्लो होने की वजह से थोड़ा सा पीछे लैग करेगा। अब जैसे जैसे ये अंदर जाता जा रहा है पीछे होता जा रहा है, ठीक है, ये अब इधर ऐसे हो जाएगी। टॉप से वेव फ्रंट बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है तो वापस कैसे मीडियम में आ रही है, रेयर मीडियम में आ रहा है, और रेयर मीडियम में फास्ट मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा तो और आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन इधर हुआ तो ये थोड़ा सा और आगे होगा, तो वेव फ्रंट ऐसे प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। सो दैट शोज डाइवर्जेंस, ठीक है। चले आगे, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स।
टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। अब वेव फ्रंट किस टाइप का होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? सोर्स कैसा है, सोर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट्स कैसे फैलेंगे, किस तरीके से फैलेंगे, किस तरह के वेव फ्रंट्स मिलेंगे? ठीक है, तो पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिलेंगे, और पॉइंट सोर्स से बहुत दूर चले गए, फार चले गए, जब क्लोज हो तो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेंगे, और बहुत दूर चले गए, फार का मतलब बहुत दूर से ही। ठीक है, तो ये बन जाएंगे प्लेनर, प्लेनर वेव फ्रंट्स। सन के केस में होता है, हाँ, सन के केस में या स्टार्स के केस में, मून स्टार जो भी है। ठीक है, तो ये प्लेनर वेव फ्रंट्स हो जाएंगे उसके। ये आता है व्हेन ए पॉइंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट ए फार डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना प्लेनर वेव फ्रंट्स होंगे। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ वेव फ्रंट्स ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स, इतना क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा स्फेरिकल। ठीक है, अब अगर लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स से क्या मतलब है, जैसे ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट लेंथ वाइज होती है ना, लेंथ है पूरा। ठीक है, लीनियर सोर्स, तो लीनियर सोर्स कैसे वेव फ्रंट पैदा करेगी, तो वो तो सिलेंडर्स बनाती जाएगी, सिलेंडर बनेंगे ना, सारे एक साथ चल रहे हैं तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री देंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और अगर सोर्स ही प्लेनर है तो इससे प्लेनर वेव फ्रंट ही आएंगे। पूरा सरफेस लिट कर रहा है, पूरा सरफेस ग्लो कर रहा है, जब सरफेस ग्लो कर रहा है तो उससे जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे वो प्लेनर ही निकल रहे होंगे। चले आगे, ये बातें समझ में आ गई, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ वेव फ्रंट्स आर ऑब्टेन्ड इफ दिस काइंड ऑफ सोर्सेज है। प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? ह्यूजेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने कई बार पढ़ा है, कई जगह पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात कर रहे हैं। वेव्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, आप इसको ऐसे समझ के इमेजिन करें, आपने बहुत सारे कंकड़ लिए, 8-10 कंकड़ लिए और ऐसे उठा के पानी में फेंक दिए, तो जहां जहां वो कंकड़ पड़ेंगे क्या होगा, वहां से रिंग्स बननी शुरू हो जाएंगी, वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी। अब आप किसी भी एक पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हो जहाँ पे वो सारी वेव्स एक साथ क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, उधर से भी आ रही है, सारी की सारी वेव्स किसी एक पॉइंट को क्रॉस करके जा रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये वेव्स क्रॉस करके जा रही हैं वहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है, वहां पे कैसी वेव मिल रही है, तो ये चीज डिटरमाइन करने के लिए फिर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहती है कि अगर किसी भी जगह पर दो या दो से ज्यादा वेव्स क्रॉस कर रही हो तो वहां पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो सारी डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होगा। हर वेव जो जो डिस्प्लेसमेंट वहां पे दे रही है उन सबका वेक्टर सम हमें मिलेगा, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल if two or more waves are crossing a point in the space, then the resultant displacement of particles will be given by the vector sum of individual displacement given by each wave. अभी कॉम्प्लेक्सिटी को कम रखते हुए हम यहाँ पे दो सोर्स की ही बात करेंगे। क्या बात करेंगे? दो सोर्स की बात करेंगे। ठीक है, वी विल कंसीडर टू सोर्सेस, और सारी एनालिसिस हम टू सोर्सेस के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, और उन्हीं टू सोर्सेस के आसपास हम सारी चीजों को कवर करेंगे। हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करते हुए दो सोर्स की वजह से जो वेव्स आ रही हैं वो किसी भी जगह पे कैसे आपस में मीट करेंगी। ठीक है,
उन वेव्स का हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है। और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मुझे इंटेंसिटी भी देगी, ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मुझे इंटेंसिटी भी देगी, ये स्लिट विड्थ के हिसाब से भी देगी, ब्राइटनेस के हिसाब से भी देगी, ठीक है, कहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस हमें मिलेगी या कहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, कहाँ पे मिनिमम मिलेगा, कहाँ पे रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, कहाँ पे रिजल्टेंट मिनिमम होगा, ये सब चीजें हम अभी इस एनालिसिस में ऑब्जर्व करेंगे। दो सोर्स हम मान लेते हैं, हम अभी मान लेते हैं देयर आर टू सोर्सेस, ठीक है, जो ये वेव फ्रंट्स पैदा कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स कंसीडर टू सोर्सेस दैट आर गिविंग राइज टू टू वेव्स, ठीक है, अब चाहे लाइट वेव हो, चाहे साउंड वेव हो, चाहे किसी भी तरह की वेव हो, ठीक है, हम दो वेव्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, लिखो कंसीडर टू सोर्सेस प्रोड्यूसिंग वेव्स कंटिन्यूअसली, सोर्स S1, सोर्स S2, ये कोई पॉइंट है P, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, at any point of observation P, let the waves from these two sources reaches, तो यहां से वेव जा रही है, यहां से भी जा रही है, ठीक है, तो ये वाली जो वेव यहाँ पहुंच रही है, मान लो ये y1 है, और इसकी जो वेव यहाँ पे पहुंच रही है, मान लो ये y2 है। दी वेव y1 रीचिंग P, ठीक है, लेट y1 बी गिवन बाय, ऐसे लिखे, लेट y1 बी गिवन बाय a1 cos ओमेगा t, ठीक है, एंड y2 बी गिवन बाय a2 cos ओमेगा t प्लस, दोनों में हमने ओमेगा t ही लिया है, दोनों में ओमेगा सेम रखा है, इसका क्या मतलब है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मगर दोनों का फेज सेम हो, फाइव सेम हो, ये जरूरी नहीं है, ये यहाँ से कितनी दूरी पे देख रहे हैं उस दूरी पे डिपेंड करेगा कि फेज डिफरेंस होगा या नहीं होगा, कहीं पे होगा कहीं पे नहीं होगा, वो हम सिचुएशंस एज्यूम कर सकते हैं, ये समझ में आया। अब प्रिंसिपल ऑफ वो किससे मिलेगी, हमें इन दोनों के सम से मिलने वाली है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो हमें इन दोनों के वेक्टर सम से मिलने वाली है, ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y कैन बी गिवन बाय y1 प्लस y2, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा बना दिए, मगर फ्रीक्वेंसी सेम रखी, ठीक है, जैसे कि दो सोर्स एक ही लाइट के हैं, एक ही कलर के हैं, रेड कलर के ही है, एक से डिम लाइट आ रही है, एक से ब्राइट लाइट आ रही है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है मगर एम्पलीट्यूड में डिफरेंस, इससे ये मतलब है, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगा, a1 cos ओमेगा t प्लस a2 cos ओमेगा t प्लस 5, अब cos ओमेगा t प्लस 5, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ क्या लिखूं, y इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा t प्लस a2 cos ओमेगा t cos 5 माइनस साइन ओमेगा t, ठीक है, खोल दो ब्रैकेट को, a1 cos ओमेगा t प्लस a2 cos ओमेगा t cos 5 माइनस a2 साइन ओमेगा t साइन 5। हमने 11th में पढ़ा था कि कोई भी दो साइन वेव्स या कॉस वेव्स, कोई भी दो सिनुसॉइडल वेव्स अगर आपस में इंटरफेयर करती हैं तो उनका रिजल्टेंट भी सिनुसॉइडल ही होता है, ठीक है, तो ये इसका मतलब इसको भी हम साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसको रीराइट कर रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि हमें सिनुसॉइडल में चेंज करना है, तो उससे हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलने वाला है, ठीक है, और रिजल्टेंट फेज डिफरेंस क्या होगा वो भी मिलने वाला है, ठीक है बेटा, चलें आगे। अब देखो ओमेगा टी की टर्म्स हमें अलग करनी है, बाकी सब एम्पलीट्यूड का काम करने वाले हैं,
तो यहाँ cos ओमेगा टी दोनों में आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन। a1 प्लस a2 cos फाई cos ओमेगा टी माइनस a2 sin फाई sin ओमेगा टी। अब इसको अगर मैं कोई cos की टर्म मान लूं और इसको कोई sin की टर्म मान लूं, तो मैं इसको वापस फॉर्मूले की तरह से समेट सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट कैपिटल ए। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल ए cos थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई एंड a sin थीटा इज इक्वल टू a2। कैपिटल ए क्या है बेटा, व्हाट इज कैपिटल ए? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हाँ बेटा, ठीक बोल रहे हो आप। कैपिटल ए A1 plus A2 cos theta cos कैपिटल ए क्या है? हमने क्या मान के कैपिटल ए लिखा है? sin cos सिंपल नहीं सोच सकते, जरूरी मुश्किल सोचना। amplitude रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोला तो है, जस्ट गिव मी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। वेयर कैपिटल ए लिखो, वेयर कैपिटल ए इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड थीटा इज द रिजल्टेंट फेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, रिजल्टेंट फेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब ध्यान दो, ए और थीटा दोनों अननोन है, नोन क्या है? a1 a2 फाई, ये चीजें नोन है, तो मैं ए और थीटा निकाल सकना चाहिए यूजिंग ऑल दिस थिंग्स। आई शुड बी एबल टू कंप्यूट फॉर ए एंड थीटा यूजिंग दीज। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा कर देता हूँ, तो ए कट जाएगा, tan थीटा बचेगा, तो दिस अपॉन दिस tan थीटा मिलेगा मुझे। तो यहाँ से थीटा tan इनवर्स करके मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर थीटा कहीं निकालने की जरूरत है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी रिक्वायर्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थीटा को कैसे एलिमिनेट करें? पैरामीट्रिक इक्वेशन है दोनों, थीटा कैसे एलिमिनेट होगा बताओ जल्दी से। थीटा कैसे एलिमिनेट होगा? हाँ, या तो वो कर दें हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड कर दें। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग will give me what? Sin square theta plus cos square theta. And what is sin square theta plus cos square theta equal to 1? So I will be left with only a square, और मुझे a square ही चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ। क्या देने वाले? a square cos square theta plus sin square theta, यहाँ से हो जाएगा a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का होल स्क्वायर। सो ये तो 1 हो गया, तो दिस इज बिकम a स्क्वायर, और ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अभी ये a2 वाली टर्म को देखो, a2 cos स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई में से a2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो दिस गिव्स मी a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो ये A1 plus A2 cos फाई का होल स्क्वायर बनता है। नहीं, बीच में cos फाई। ठीक है, cos फाई जब हटेगा तभी स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये चीज क्लियर हुई? कोई डाउट इसमें? हाँ जी बेटा, ठीक है। अब
यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है, जो y1 वेव थी, y1 क्या माना था हमने, a1 cos ओमेगा t, a1 फिक्स है उसका, cos ओमेगा t ओमेगा भी फिक्स है उसका, हाँ जी। तो उसमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। y2 में क्या माना था, a2 cos ओमेगा t प्लस 5, a2 फिक्स है, ओमेगा टी फिक्स है, फाई डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर। ठीक है, फाई डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर। ये चीज क्लियर आ रही है? हाँ बेटा, या सोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। अब लोकेशन हमने फिक्स कर दी, मगर सोर्स हमने एक नहीं रखे, सोर्स अलग अलग जिनका ओमेगा सेम है। ठीक है, तो उनका फाई चेंज हो सकता है। ठीक है, वेव्स सेम वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसने जल्दी निकाल दी, इसने थोड़ी देर से निकाल दी, फ्रीक्वेंसी सेम। ठीक है, तो इस प्रकार से फेज डिफरेंस उनमें हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, जो फेज है, अगर y1 और y2 ये दोनों वेव्स फिक्स नहीं है, अगर y1 y2 फिक्स नहीं है, तो फाई में मुझे कंटिन्यूस वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, और ये जो फाई की वैल्यू है कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है, 180 भी हो सकती है। तो फाई 0 पे क्या वैल्यू देते हैं, cos 0 1 पे देते हैं वैल्यू, 180 पे क्या देते हैं, -1। ठीक है, तो जब 1 देगा ये वैल्यू, तो ये मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा होगा, और जब -1 दे रहा था मिनिमम दे रहा होगा। मगर ये तो कंटिन्यूस वेरी कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि +1 फिक्स हो गया या -1 फिक्स हो गया, इसमें भी कंटिन्यूस वेरिएशन है, कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये फिक्स नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं होगा, इसमें भी कंटिन्यूस वेरिएशन आता रहेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें एवरेज एम्पलीट्यूड मिलेगा, फिक्स एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस रिलेशन वी ऑब्जर्व इफ द फेज ऑफ two sources is not fixed, then phi will keep changing continuously, resulting in an average amplitude, capital A। ठीक है, तो मतलब हमें एवरेज ब्राइटनेस ही मिल रही होगी। अभी ये भी लाइट चल रही है, ये वाली लाइट भी जल रही है, दोनों की लाइट आ रही है ना बीच। ठीक है, अब ये दोनों इंडिविजुअल हैं, अलग अलग, ये अपने हिसाब से चल रही है, अपने हिसाब से चल रही है। बेशक दोनों ही व्हाइट लाइट दे रहे हैं, बेशक दोनों सेम लाइट दे रहे हैं, मगर इनके फेजेस अलग हो सकते हैं। तो हमें जो यहाँ पे लाइट मिल रही है, दोनों के मिलने की वजह से वो एक एवरेज लाइट मिल रही है। और अगर ये दोनों फिक्स होते तो हमें इसी टेबल पे कहीं ब्राइट कहीं डार्क, कहीं ब्राइट कहीं डार्क, वो पैटर्न भी फिक्स हो जाता। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। तो ये चीज हमें क्या दे रही है, एवरेज एम्पलीट्यूड दे रही है। ठीक है, तो हम इसको वेव्स के रिजल्ट को यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते, वेव फिनोमिना को हम यहाँ स्टडी नहीं कर सकते, हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि एवरेज चीज मिल रही है। ठीक है, ये समझ में आया? आगे लिखो, therefore to observe a fixed amplitude, it is necessary that the phase of both the sources must be fixed. This will result in a constant amplitude at a point. This type of interference is known as sustained interference. मतलब वो इंटरफेरेंस जो फिक्स हो गया है और वो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको वॉच कर सकते हैं।
ठीक है, उसमें नाप तोल कर सकते हैं, कितनी दूरी पर है, वो कहाँ पे दूरी है, कितनी डिस्टेंस पे आ रहा है, ये सब चीजें ऑब्जर्व की जा सकती है। ठीक है, अब ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है यहाँ पे, कि ऐसे दो सोर्स जो अपने आप में फिक्स होते हैं, फिक्स वेवलेंथ, फिक्स फेज, क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, देखो, द पेयर ऑफ सोर्सेस विच रिजल्ट इन सेम वेवलेंथ इन सेम फेज, दोनों चीज हमने लॉक कर दी यहाँ पे, सेम वेवलेंथ इन सेम फेज, ठीक है, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। तो थॉमस यंग ने बहुत क्लियर बोला था, अगर आपको इंटरफेरेंस वेरी होते हुए नहीं देखना है, अगर आपको इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना है और आपको कंफर्म करना है कि ये फिनोमेना है या नहीं है, तो सोर्स इसका कोहेरेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सोर्सेस तो कोहेरेंट तभी हो सकते हैं जब एक ही सोर्स से दो सोर्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो भी बताया उसने कैसे हो सकता है, वो हम जब उसकी स्टडी करेंगे YDSC की, उसमें उसकी बात करेंगे कि हाउ टू कोहेरेंट सोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग द सेम सोर्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेस का होना बहुत जरूरी है। यहाँ से ये चीज फिक्स हो गई, दोनों के दोनों सोर्स हमारे कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्सेस हैं, सेम फ्रीक्वेंसी सेम फेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो फाई होगा वो सिर्फ लोकेशन की वजह से आएगा कि कितने दूरी पर हैं दोनों से। ठीक है, अब सोर्स की वजह से नहीं होगा, लोकेशन की वजह से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? हाँ बेटा, कोई डाउट है इसमें? इतने में कुछ पूछना है बताओ, मैं तो फिर मेरी बारी। अब ये क्या हो रहा है, दोनों वेव्स जहाँ पे मिल रही हैं, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जहाँ पे मैक्सिमा बन रहा होगा, यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जहाँ पे कैंसिलिंग इफेक्ट आ रहा होगा, कोई एम्पलीट्यूड ही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, भाई एक वेव ऐसे आई, ये भी वेव ऐसे आई, और दोनों मिल गई, डबल हो गई। ठीक है, दिस कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहलाती है? दोनों वेव एक साथ फेज, ये फेज में आ रही है एक साथ, दोनों एक साथ ऊपर आ रही है, दे आर इन फेज। अब कुछ सिचुएशन थोड़ा इधर सरक जाएंगे, तो ये फेज ऊपर आ रही है और ये फेज नीचे आ रहा है, तो ये तो एम्पलीट्यूड ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, कैंसिलिंग इफेक्ट आएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ मोशन ही नहीं मिलेगी। तो ये वो वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्टैंडिंग वेव हो रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं इसको, जहाँ पे एम्पलीट्यूड्स कैंसिल हो रहे होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाते हैं, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऐड हो रहे होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? देखो, when two waves meet in phase, when two waves meet in phase, they result in a constructive interference. Constructive interference, they are meeting in phase, इसका मतलब क्या हो गया? फेज डिफरेंस क्या हुआ? जीरो, सेम फेज में है ना, तो डिफरेंस जीरो हो गया। ठीक है, इसका मतलब therefore phi is equal to 0, ए स्क्वायर क्या हुआ? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये क्या हो गया? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और a इज इक्वल टू a1 प्लस a2, इसको हम क्या बोलते हैं? ए मैक्स, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when the two waves at a point meet opposite in phase, it is called destructive interference. It is called destructive interference. ठीक है, अपोजिट फेज का मतलब फेज डिफरेंस कितना हो गया फिर? ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
minus 2a1 a2. A1 minus A2 A में So this is a1 minus a2 का स्क्वायर. a2 क्या हो गया? a is equal to a1 minus a2. इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये बड़ा है, ये बड़ा, कोई भी हो सकता है, भी पता नहीं. स्क्वायर रूट ले लिया हमने इसका. ठीक है, तो ये इसकी जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू हमने ले ली.